नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्न भूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजीआईएस। एएसजीआईएस बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। दोस्तों, आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप मेरे वीडियो शेयर करें, लाइक करें या ना करें। मुद्दा ये है कि कुछ नई बातें आपके सामने लाकर रखूं और पर डे का न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं। आज मैं आपके साथ एक जो कोट शेयर कर रहा हूँ वो डेल कार्नेगी का कोट है। बहुत ही सुंदर कोट है। अगर इन छोटे छोटे कोट को मैं जो पर डे बोलता हूँ अगर आप लिखें तो आपको किसी भी फील्ड में निराशा हाथ नहीं लगेगी और सफलता, खुशियाँ, जागरूकता हर समय मिलती रहेगी। दोस्तों, ये है मानवीय संबंधों की कला के बारे में। मानवीय संबंधों की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर सलाह दी है। हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर सलाह दी है। अगर सफलता का कोई रहस्य है, तो वह यह है, हमें ये क्षमता हो कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सकें। और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। दोस्तों, जो आज इम्पॉर्टेंट का न्यूज़ है, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता। मैकेनिक की कहानी सुना, मोदी ने बताई स्किल की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वर्ल्ड यूथ स्किल डे को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल पहले आज ही के दिन स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था। आज 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और यह अभियान निरंतर जारी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खुद से जुड़ी एक मैकेनिक की एक घटना का भी जिक्र कर स्किल की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि युवा अवस्था में ट्राइबल बेल्ट में एक वॉलंटियर के रूप में जब ये काम करते थे तो उन्हें कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर काम लेना होता था। एक बार एक संस्था के लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था। जंगल में जीप खराब हो गई। हमारे प्रधानमंत्री की सबसे अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी में उन्होंने जितनी कठिनाइयाँ पाया है वो देश के लिए पाया है, और देश के लिए, जनता के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए मेहनत किया है। उनसे अच्छा हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत कोई हो ही नहीं सकता है आज के परिवेश में। तो एक बार एक संस्था के लोग के साथ कहीं बाहर जाना था। जंगल में जीप खराब हो गई। तमाम कोशिशों के बाद मैकेनिक को बुलाया गया। इसमें शाम के 7 से 8 बज गए। मैकेनिक ने 2 ही मिनट में गाड़ी ठीक कर दी और 20 रुपये मांगे। इस पर उनके एक साथी ने कहा, 2 मिनट के काम के 20 रुपये? इस वक्त 20 रुपये भी काफ़ी होते थे। उस वक्त उस अनपढ़ मैकेनिक ने कहा, साहब, मैं 2 मिनट का 20 रुपया नहीं ले रहा हूँ। 20 साल से काम करते करते मैंने जो सीखा है, 20 साल से जो काम करते करते जो सीखा है और जो अनुभव जुटाया है, उसके 20 रुपया मांग रहा हूँ। मोदी ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के दौर में वर्क कल्चर और नेचर ऑफ जॉब्स बदल रहा है। खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लोगों को अपने स्किल के विकसित करने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहिए। भारत और यूरोपीय संघ के 15वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व शांति के लिए भारत और यूरोपीय संघ की भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस महामारी के चलते मार्च में इस सम्मेलन को रद्द करना पड़ा। यह अच्छा है कि हम वर्चुअल माध्यम से आज एक साथ आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने की हमारी कोशिशों में हम यूरोप से निवेश और प्रौद्योगिकी को आमंत्रित करते हैं। कोर कमांडर बैठक में पैगोंग त्सो पर पेच फंसा। भारत और चीन की सेना की कोर कमांडर की 15 घंटे तक चली वार्ता में पैगोंग त्सो को लेकर जिच आ गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने चीनी सैन्य कमांडर से कहा कि उनके सैनिकों को पैगोंग त्सो फिंगर 8 से पीछे हट जाना होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर चीनी कमांडर राजी नहीं है। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है कि सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को लेकर बातचीत जारी रखने की सहमति कायम है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के लिए कोर कमांडरों की अगुवाई के प्रतिनिधिमंडलों के बीच ये चौथी वार्ता। यह वार्ता चुशूल में हुई। मंगलवार को सुबह 11 साढ़े 11 बजे शुरू हुई वार्ता रात तक चली। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों ने एलएसी पर तनाव घटाने और सैनिकों को तैनाती कम करने के लिए अपनी अपनी शर्तें रखी। भारत की तरफ से साफ कहा गया कि चीन को
पैगोंग एरिया में फिंगर 8 से पीछे जाना होगा। चीन इस पर सहमत नहीं हुआ। बातचीत में खास जोर पैगोंगसे और देपसांग के इलाकों में सैनिकों को पीछे हटने पर जोर रहा। अधिकारियों के मुताबिक पैगोंगसो चीनी सैनिक पीछे हटने के पहले चरण में फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ पीछे गए, लेकिन रिजलाइडन पर बने रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए समग्र स्थिति की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को लद्दाख का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक उनका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन तनातनी वाले स्थानों से सैनिकों की पूरी तरह से पीछे हटाने की कार्य योजना को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल MS नरवणे भी होंगे। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 5 मई को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध शुरू होने के बाद से राजनाथ सिंह का लद्दाख का यह पहला दौरा होगा। सिंह का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 जुलाई को लद्दाख के औचक दौरे के कुछ दिन बाद हो रहा है। सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपए तक की खरीद का विशेषाधिकार। रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर बुधवार को सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया, जिससे उभरती आफत अभियानगत जरूरतों को पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि खरीद से संबंधित चीज़ों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यकता श्रेणी के तहत प्रत्येक खरीद 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए। जियो लॉन्च करेगी मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क, अंबानी। जियो लॉन्च करेगी मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क, अंबानी। RIL के चेयरमैन ने कहा गूगल के साथ मिलकर बनाएंगे सस्ते स्मार्टफोन। रिलायंस इंडस्ट्री ने बुधवार को कहा कि जियो ने मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क विकसित किया। मैं मुकेश अंबानी जी को तहे दिल से अभिवादन करता हूँ और उनके जो प्रयास हैं इस देश को मेक इन इंडिया, इस देश को ताकतवर बने का, वो बहुत सराहनीय है। रिलायंस इंडस्ट्री ने बुधवार को कहा कि जियो ने मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क विकसित किया है, जिसके अगले साल से उपयोग में लाया जा सकता है। कंपनी देश को 2G मुक्त बनाने के लिए कंपनी गूगल के साथ मिलकर सस्ते स्मार्टफोन बनाएगी। रिलायंस की 43वीं वार्षिक आम सभा में कंपनी के चेयरमैन और देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने कहा जियो का लक्ष्य भारत को 2G मुक्त बनाना। उन्होंने कहा कि भारत अब 5G के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में 2G फीचर फोन का इस्तेमाल करने वाले देश के 35 करोड़ से अधिक लोगों का स्थानांतरण सस्ते स्मार्टफोन पर करने की जरूरत है। अमेरिकी कंपनी गूगल के जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7% की हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करते हुए अंबानी ने कहा कि जियो अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर एक एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करेगी। अंबानी ने कहा देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन पर आना चाहते हैं, लेकिन वह यह तभी कर सकते हैं जब स्मार्टफोन सस्ता हो। हमने इस समस्या को समाधान ढूंढने का फैसला किया है। हमें भरोसा है हम एक बहुत शुरुआती स्तर का 4G या 5G फ़ोन बना सकते हैं, वह भी इसकी मौजूदा लागत से बहुत कम। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस तरह से के स्मार्टफोन को चलाने के लिए हमें एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी जो दक्ष हो और भारतीयता को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। अंबानी ने कहा हम साझेदारी गूगल के साथ हमें भरोसा है कि हम हर भारतीय के साथ हाथ में एक स्मार्टफोन पहुंचाने के राष्ट्रीय मिशन की गति दे सकते हैं। भारत 5G के मुहाने पर खड़ा है। हमें मौजूदा वक्त में 2G फीचर फ़ोन इस्तेमाल करने वाले 35 करोड़ लोगों को एक सस्ते स्मार्टफोन से उनके डिजिटल दुनिया में स्थानांतरण को गति देने की जरूरत है। उन्हें डिजिटल जिंदगी और इंटरनेट के लाभ से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। खतरे की आहट है म्यूजियम को मस्जिद बनाना। इस्तांबुल यात्रा के दौरान मैंने हागिया सोफिया को देखा। इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं नाइस हसन। उसकी खूबसूरती देख आंखें ठहर गई, लेकिन उसमें दाखिल होते वक्त दरवाजे या मुसलमान होने की पहचान पूछी गई। तुर्की की सरकार ने देश की राजधानी इस्तांबुल में स्थित विश्वविख्यात म्यूजियम हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। हालांकि हागिया सोफिया यूनेस्को की धरोहर है। तुर्की सरकार के इस कदम के जाहिर है कि यहाँ की राजसत्ता पर धर्म हावी हो चुका है, जिसका सपना कम से कम मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तो नहीं देखा था। हागिया सोफिया को रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बाइजेंटाइन सम्राट जुस्टिनियान ने 537 में बनवाया था। 537 में बनवाया था। आप सोच सकते हैं, तब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था। इस्तांबुल ईसा पूर्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। 667 ईसा पूर्व जब
कॉन्स्टेंटीन राजा आए तो उनका नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल पड़ा, जिसे हम कस्तूनिया के रूप से जानते हैं। यह रोमन साम्राज्य की राजधानी भी रहा। बाद के दौर में मध्य एशिया से आए तुर्कों ने 1453 में इस शहर पर कब्जा किया और ऑटोमन साम्राज्य की नींव पड़ी। ऑटोमन साम्राज्य में ही इसका नाम इस्तांबुल रखा गया। वहाँ कई भव्य मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिसमें नील मस्जिद व उस्मानिया मस्जिद उसी हागिया सोफिया चर्च के स्थापत्य कला से मिली प्रेरणा के नमूने हैं। महमूद द्वितीय, जो उस्मानिया साम्राज्य के सुल्तान थे, अपने शासनकाल में हागिया सोफिया के चारों तरफ ऊंची मीनारें खड़ी कर दी और उसे मस्जिद घोषित कर दिया। इस्लाम में चित्रों के सामने नमाज मना है। लिहाजा महमूद ने उन पर पुताई करा दी और इस तरह से राजसत्ता पर धर्म सत्ता हावी होती चली गई। फिर वह दौर भी आया जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की की सत्ता संभालते ही कई क्रांतिकारी काम किए। 19 अक्टूबर 1923 से तुर्की प्रजातांत्रिक धर्म निरपेक्ष गणराज्य है। पाशा ने मस्जिद बन चुके हागिया सोफिया चर्च से मिटा और छुपा दिए गए चित्रों को न सिर्फ वापिस रूप से स्थापित किया, बल्कि 500 साल से इबादत किए जाने वाले इस्तेमाल हो रही उस मस्जिद को म्यूजियम में बदल दिया। 10 साल पहले इस्तांबुल यात्रा के दौरान मैंने हागिया सोफिया को देखा। उसकी खूबसूरती देख आंखें ठहर गई, लेकिन उसमें दाखिल होने पर जब दरवाजे पर मुसलमान होने की पहचान पूछी गई तो कमाल पाशा के प्रजातांत्रिक तुर्की में फिर से कुछ खरोच लग जाने का सुबह हुआ। वहाँ पर जो लोग मुस्लिम थे उन्हें सामने के दरवाजे से और जो मुस्लिम नहीं थे उनको पीछे के दरवाजे से दाखिल किया गया। पिछले 20 सालों में मजहबी जमातें तुर्की में अपने पैर दोबारा पसारने लगी। जब राजसत्ता और धर्मसत्ता मिलकर एक शासक का रोल निभाती है, तब धर्मसत्ता कब राजसत्ता पर हावी हो जाती है इसका पता नहीं चलता और फैसले धर्मसत्ता ही लेने लगती है। इसका उदाहरण हम इस्तांबुल के सहित दूसरे जगहों पर भी दे सकते हैं। 2017 में हमने देखा आयरलैंड में भारतीय दंत चिकित्सक डॉक्टर सविता हलपन्नवार की मृत्यु इसी कारण हुई। उनके पेट में पल रहा बच्चा असामान्य था। उन्होंने आयरलैंड सरकार से गर्भपात की इजाज़त मांगी तो उन्हें नहीं दी गई। सरकार का कहना था आयरलैंड एक कैथोलिक धर्म प्रधान देश है, वहाँ गर्भपात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी तरह ईरान में धर्मगुरु सैयद रूहुल्लाह मुसावी उर्फ अयातुल्ला खमौनी की इस्लामिक क्रांति की स्थापना के 40 साल हो गए। इन 40 सालों में आधुनिकता के खिलाफ परंपरावादी शक्तियां संगठित होने लगी। युवाओं के अहम सवाल से राजसत्ता बहुत दूर हो गई और देश प्रधान हो गया। नतीजतन 33% से ज़्यादा जनसंख्या गरीब हो गई, जो बेरोजगारी के 13% बढ़ गई। भारत में भी राजसत्ता और धर्मसत्ता के गठजोड़ नमूने हालिया मिलते रहे।